रहीम इया का नाब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज के डिस्कशन के अंदर हम इंटर का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम होम्योस्टेसिस है। हम अपनी आज की क्लास के अंदर होम्योस्टेसिस के इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। देखें, हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं या बॉडी के बाहर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जिस तरह से अगर हम टेम्परेचर की बात करें, साल्ट वाटर या पीएच, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। लेट सपोज करो कि ये हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग है और आपको पता है कि इसकी बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, जो मेंटेनेंस टेम्परेचर है, वो 98.6 फ़ारेनहाइट है। लेकिन ये किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये वाला जो टेम्परेचर है, ये बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और इसको चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, इस चेंज को रेजिस्ट करती है और जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, उसे ये चेंज होने नहीं देती। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है, उसे चेंज होने नहीं देती। तो बॉडी की इस एबिलिटी को होम्योस्टेसिस कहा जाता है। यहाँ पे ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। यानी कि बॉडी की वो एबिलिटी कि वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करे, मेंटेन करे, इसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। सेम इसी तरीके से ही हमारे पास कोई शख्स है और ये हाई साल्ट अगर कोई डाइट ले रहा है, यानी कोई ऐसी चीज़ ले रहा है जिसके अंदर साल्ट की अमाउंट ज़्यादा है, तो आपको पता है कि इसकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जब आपकी बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट करती है और अल्टीमेटली जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो यानी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होगा। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है, उस चेंज को रेजिस्ट करती है और उस चेंज को मेंटेन करती है। तो बॉडी की इस एबिलिटी को भी क्या कहा जाता है, होम्योस्टेसिस कहा जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड की पीएच को या बॉडी की पीएच को चेंज कर देते हैं। तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है, उस पीएच को मेंटेन करती है, अपने बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखती है। तो ये वाली जो बॉडी की एबिलिटी है, ये होम्योस्टेसिस कहलाती है। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिसकी वजह से हार्मफुल प्रोडक्ट बनती हैं। जैसे हम रेस्पिरेशन की बात करें तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन में जो हार्मफुल प्रोडक्ट बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होने लगती है तो ये आपके ब्लड का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये उसे क्या कर देती है, चेंज कर देती है। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो किसी तरीके से इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको दोबारा से क्या कर देती है, मेंटेन कर देती है। तो देखें, हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है ना, इंटरनल एनवायरनमेंट, वो हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो उस चेंज को रेजिस्ट करती है, उस चेंज को मेंटेन करती है। तो बॉडी की ये वाली जो एबिलिटी है, ये होम्योस्टेसिस कहलाती है। अच्छा, बार बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है एनवायरनमेंट, तो थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। एनवायरनमेंट बेसिकली वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपका एक ऑर्गेनिज्म रहता है और फिर वही कंडीशंस हैं जो कि उसी ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के ऊपर, उसके सर्वाइवल के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं, असरअंदाज होती हैं। उन कंडीशंस को क्या कहा जाता है, एनवायरनमेंट कहा जाता है। देखें, एनवायरनमेंट के अंदर जब भी चेंज आए, फिर वो चेंज चाहे आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आए, चाहे चेंज आपके बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आए, उस चेंज को कहा जाता है स्टिमुलस। सही है, ये भी बात आपने याद रखनी